टॉपिक चल रहा था कार्बन एवं कार्बन के यौगिक और इसमें हम तीसरा टॉपिक ले रहे हैं, वो है कार्बन के अपरूप। पहला टॉपिक लिया था कार्बन का सामान्य परिचय, दूसरा लिया था हाइड्रोकार्बन और तीसरा है कार्बन के अपर रूप। सबसे पहले बात करते हैं अपर रूप कहते किसे हैं। किसी भी एक तत्व या एक केमिकल जो एलिमेंट है इसके दो या दो से अधिक रूपों में उपस्थित होना जिनके गुण धर्म एक दूसरे से अलग हो। यानी कि एक जो तत्व है, तत्व जो एक ही है, केमिकल एलिमेंट जो एक ही है लेकिन इसके अलग अलग रूप उपस्थित है जो कि एक दूसरे से पर्याप्त रूप से भिन्न हो, तब उन्हें क्या कहा जाता है? अपर रूप कहा जाता है। और यह गुण अपर रूपता कहलाता है। तो अपर रूप किसे कहेंगे? किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुण धर्मों में एक दूसरे से क्या हो? पर्याप्त भिन्न हो, अलग अलग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। और इस गुण को क्या कहा जाता है? अपर रूपता कहा जाता है। जैसे हम रामायण में पढ़ते हैं कि रामायण में जब सीता है, इस सीता का अपहरण करने के लिए रावण आया था, तो रावण है वो अलग रूप में आया था। अपहरण करने के लिए जब रावण आया था तो रावण किस वेश में आया था? साधु के वेश में। तो रावण है उसके कितने रूप हो गए? दो। एक तो साधु का रूप हो गया और एक किसका रूप था? तो वो एक राजा के रूप में था। दो रूप हो गए। उसी तरह मरीचि है, मरीचि के भी दो रूप थे। एक तो मरीचि किस रूप में था? इंसान के रूप में था और दूसरा है वो किसके रूप में था? हरिण के रूप में। यानी कि एक ही आदमी के कितने रूप थे? वहां पर दो रूप थे। तो इन दोनों रूपों को आपस में क्या कह देंगे? हम अपर रूप कह देंगे। उसी टाइप जब किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप हो जो कि गुण धर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त क्या हो? भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं। अब कार्बन है, इस कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? तो कार्बन के दो अपर रूप पाए जाते हैं। पहला जो अपर रूप है इसको कहा जाता है क्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप वे अपर रूप होते हैं जिनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, फिक्स होती है कि भाई ये इस रूप में है तो हर जगह इसी रूप में पाया जाएगा। फिक्स ज्यामितीय संरचना हो। और इसमें कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और एक और आ जाता है जिसे कहा जाता है ग्रेफीन। ग्रेफीन वर्तमान में खोजा गया एक अपर रूप है। दूसरा है अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय अपर रूप वे अपर रूप होते हैं जिनकी कोई निश्चित फिक्स संरचना नहीं होती। आपको है वो यहाँ मिले हैं, जैसे मान लीजिए एक जगह मिले हैं जोधपुर। जोधपुर है वो आपको कोई अपर रूप मिला है और उसकी संरचना है वो त्रिभुजाकार है। मान लीजिए त्रिभुजाकार है तो जरूरी नहीं है कि वो जयपुर में मिलेगा वो त्रिभुजाकार ही होगा, उसकी संरचना अलग हो जाती है। निश्चित कोई संरचना नहीं है, फिक्स ज्यामितीय संरचना नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय अपर रूप। और अगर क्रिस्टलीय अपर रूप की बात करें तो उनकी संरचना निश्चित रहती है। जोधपुर में अगर त्रिभुजाकार है तो जयपुर में भी त्रिभुजाकार होंगे और अमेरिका में चले जाओगे तो भी कैसे होंगे? त्रिभुजाकार होंगे। अब अक्रिस्टलीय अपर रूप में कौन कौन से आते हैं? तो अक्रिस्टलीय अपर रूप में आते हैं कोल, कोक, फिर आ जाता है काष्ठ चारकोल, जांतो चारकोल और काजल, कोयला और गैस कार्बन। ये क्या आ जाते हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप आ जाते हैं। और क्रिस्टलीय अपर रूप कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफीन। इसमें से अपने को ज्यादा पूछे जाते हैं क्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में, तो हम यहाँ क्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन हमें अक्रिस्टलीय अपर रूपों के नाम ध्यान होने चाहिए क्योंकि प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है या निम्न में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। तब हमें यह भी पता होना चाहिए कि अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से होते हैं। बाकी नॉर्मली जब भी पूछा जाता है किसी जगह के कार्बन के अपर रूप कितने, कि साहब कार्बन के 3 अपर रूप है, कौन से? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। नहीं, कार्बन के 2 टाइप के अपर रूप है, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय अपर रूप कौन से अपर रूप हो जाएंगे? वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। इनकी संरचना निश्चित रहेगी, इनके बीच में बंद कोण भी निश्चित रहेगा। बंद कोण किसे कहते हैं? जैसे एक कार्बन है, मान लीजिए वो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरह 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो
यहाँ पर ये जो एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ एकल बंध द्वारा, ये एक बंध हो गया और ये दूसरा बंध हो गया, इसके मध्य का जो मान होगा इस मान को क्या कहा जाएगा, बंध कोण कहा जाएगा। और जो क्रिस्टलीय अपरूप है उसमें बंध कोण का मान भी हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, अर्थात उनकी संरचना हमेशा निश्चित ही रहेगी चाहे आप कहीं भी चले जाएं। फिर क्रिस्टलीय अपरूप में कौन कौन से अपरूप आते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है हीरा या फिर डायमंड। हीरे में क्या है, तो हीरे में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है और वो संरचना कैसी बनाता है, तो दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। उसकी संरचना कैसी होती है, तो त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना होती है। पूछा जाता है हीरा किस प्रकार की संरचना से जुड़ा रहता है या फिर बना हुआ होता है, तो वो त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है और ये कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, अति शुद्ध रूप है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी का मान कितना होता है, तो 1.54 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। एक कार्बन जब दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इनके मध्य जो बना हुआ बंध है, इस बंध दूरी का मान कितना है, तो बंध दूरी का मान है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी कितनी हो गई, 1.54 एंगस्ट्रॉम हो गई। कहां पाया जाता है हीरा, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है और भारत में भी पाया जाता है। शुद्ध हीरा है वो पारदर्शक होता है, रंगहीन होता है, अघुलनशील होता है, अत्यधिक कठोर होता है। शुद्ध हीरा इतना कठोर होता है कि उसको अगर हथौड़े से पीटोगे तो वो टूटेगा नहीं और इसीलिए इसका प्रयोग हम कांच और पत्थर काटने के लिए करते हैं। और विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जब दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है तो कोई भी इसकी संयोजकता फ्री नहीं रहती। संयोजकता फ्री नहीं है इसका मतलब क्या नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब वो तत्व है वो या फिर वो पदार्थ है वो विद्युत का कुचालक होगा। इसीलिए हीरा है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, लेकिन ये ऊष्मा का चालक होता है और अत्यधिक विषैला भी होता है। नेक्स्ट है हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का क्या होता है, त्रिविमीय जाल होता है, इसलिए ये अत्यधिक कठोर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, तो पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा है। हीरे से कठोर पदार्थ अभी तक ज्ञात नहीं है। और कठोर क्यों है, क्योंकि इसमें बने हुए प्रबल सहसंयोजक बंध और फिर ये त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना के रूप में जुड़कर बना हुआ है, इसलिए ये सबसे ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है। हीरे का गलनांक भी उच्च होता है। हीरे का गलनांक कितना है, तो 3843 केल्विन इसका गलनांक होता है। इतना गर्म करोगे तब ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो वो होता है 3.52। हीरे का आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। इसका गलनांक होता है 3843 केल्विन और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 2.4 होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि हीरे का अपवर्तनांक है वो कितना होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.4। हीरे को जब शुद्ध कार्बन है, इस शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर आप उपचारित करोगे तब आपको संश्लेषित हीरा भी प्राप्त हो सकता है। यानी कि हीरे को संश्लेषित भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे, शुद्ध कार्बन है इसको अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर जब हम उपचारित करेंगे तब वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, हीरे में। हीरे को संश्लेषित भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हीरे में जो कार्बन परमाणु हैं उनके मध्य कौन सा संकरण पाया जाता है, तो हीरे में कार्बन परमाणु के मध्य संकरण पाया जाता है sp3 संकरण पाया जाता है और ये 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। एक जो हीरा है उसमें एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। हीरे की अत्यधिक चमक का कारण क्या होता है, तो हीरे की अत्यधिक चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा चमकीला होता है, चमकता रहता है। क्यों चमकता रहता है, क्योंकि जब इसके अंदर प्रकाश की
की किरण घुस जाती है तो उसको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन बार बार होता रहता है और उसके कारण वो चमकता रहता है। जो अशुद्ध हीरा है, काला हीरा है, वो किसके नाम से जाना जाता है? तो वो नाम कार्बोनेंडो के नाम से जाना जाता है। अशुद्ध हीरा जो कि काला हीरा है वो किस नाम से जाना जाता है? कार्बोनेंडो के नाम से जाना जाता है। ये हीरे की संरचना हो गई है। हीरा है वो चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। तो ये चतुष्फलकीय संरचना है जिसमें एक कार्बन परमाणु, ये एक कार्बन परमाणु है तो ये 4 अन्य कार्बन, 1 2 3 और 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार सारे के सारे जो कार्बन परमाणु है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं, जुड़कर एक त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। अब हीरे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हीरे का प्रयोग कांच व पत्थर काटने के कटर के रूप में किया जाता है। अभी हमने बात की कि हीरा है वो प्रकृति में ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है और इसी के लिए हम क्या करते हैं? हीरे का प्रयोग कहाँ करते हैं? कांच व पत्थर काटने के लिए करते हैं। अब हीरा बहुत ही ज्यादा कठोर है, इसको काटा नहीं जा सकता, तो इसको फिर छोटा कैसे किया जाता है? तो हीरे की क्या की जाती है? घिसाई की जाती है और घिसाई करके इसको छोटा किया जाता है। फिर काले हीरे, और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें काले हीरे बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो चमकदार हीरा है, शुद्ध हीरा जो पारदर्शी हीरा है, उसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो उसका प्रयोग है वो रत्नों और आभूषणों के निर्माण में किया जाएगा। जो गहने बनाए जाते हैं उन गहनों के बना में हीरा भी जड़ा जाता है। हीरे जड़ित अंगूठी है, कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को जो अंगूठी दे रहा है उसमें वो हीरा लगा के देता है, तो हीरा है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। बहुमूल्य रत्न है ये। और कहाँ किया जाता है? तो और किया जाता है फोनोग्राम की सुई बनाने के लिए। फोनोग्राम है वो एक ऑडियो कैसेट की तरह चलता है, यानी कि एक टेप रिकॉर्डर की तरह होता है जो गाने सुनने के लिए यूज किया जाता था पहले। उसकी सुई किसकी बनी होती है? तो वो हीरे की बनी होती है। ये हीरे का उपयोग है। कार्बन का दूसरा अपर रूप आ जाता है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट शब्द है वो किससे बना है? तो ग्रेफाइट शब्द है वो ग्रेफो से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? लिखना। भाई ये क्या हुआ कि सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ किया गया था? तो लिखने के लिए किया गया था। पेंसिल के रूप में ही इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था और लिखने को क्या कहा गया? ग्रेफो कहा गया। और ग्रेफो से क्या बन गया? ग्रेफाइट बन गया। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो वो होती है परतदार, फिसलनदार, चिकना तथा षटकोणीय संरचना वाली होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो वो होती है षटकोणीय, परतदार होती है, फिसलनदार होती है, चिकना होता है। इसकी परतें एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है? फिसल सकती है। ग्रेफाइट में षटकोणीय कार्बन की परतों के बीच में जो बल होता है वो कैसा होता है? कमजोर, क्षीण मतलब कमजोर वॉन्डर वॉल्स बल पाया जाता है। वॉन्डर वॉल्स बल होने के कारण ही इसकी परतें हैं वो एक दूसरे पर क्या कर सकती है? स्लाइड कर सकती है, फिसल सकती है। और ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? तो एकमात्र अधातु ग्रेफाइट है जो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। और इसमें चमक भी पाई जाती है। ग्रेफाइट में चमक भी पाई जाती है और ये विद्युत की क्या होती है? सुचालक। क्यों होती है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट है वो प्रकृति में हीरे से अधिक मात्रा में पाया जाता है। सीधा है, हीरा तो बहुमूल्य है, वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि ग्रेफाइट है वो बहुत ही ज्यादा है। ग्रेफाइट है वो कैसी होती है? गहरे धूसर रंग की, मुलायम होती है। और यह स्पर्श में कैसा होता है? तो ग्रेफाइट है वो स्पर्श में चिकना होता है और इसमें धात्विक चमक भी पाई जाती है। फिर आ जाता है इसका आपेक्षिक घनत्व। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। एक तो हीरे का आपेक्षिक घनत्व, तो हीरे का आपेक्षिक घनत्व कितना था? 3.52। और हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो हीरे का अपवर्तनांक है 2.4। और इधर हम ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व कितना है? तो वो है साहब 2.2। हीरे का आपेक्षिक घनत्व है वो कितना होता है? तो वो 2.2 के लगभग होता है और इसलिए ये हीरे से क्या होता है? हल्का होता है। हीरे का आपेक्षिक घनत्व 3.52 है और हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, जबकि ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो वो होता है 2.2।
अब ग्रेफाइट में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु में sp2 संकरण पाया जाता है। sp2 संकरण है तथा एक कार्बन है वो अन्य 3 कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, और वो भी सहसंयोजक बंध कौन सा होता है? तो एकल सहसंयोजक बंध होता है। और ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी कितनी होती है? 1.42 एंगस्ट्रॉम। एक कार्बन से दूसरे कार्बन के मध्य जो बना हुआ बंध है इसकी दूरी कितनी होगी? तो इसी दूरी हो जाएगी 1.42 एंगस्ट्रॉम। ग्रेफाइट है वो साधारण विलायक जैसे जल है, अल्कोहल है, इसमें क्या होता है? अघुलनशील होता है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? तो इसका प्रयोग लेड पेंसिल के रूप में कागज पर निशान बनाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? काला शीशा भी कहा जाता है। जो पेंसिल होती है उसको कुछ जगह शीशा पेन भी कहा जाता है। शीशा पेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रेफाइट है उसका प्रयोग हम काला निशान बनाने के लिए लेड पेंसिल के रूप में करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? काला शीशा कहा जाता है। बहुत ही उच्च ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर ग्रेफाइट को आप गर्म करोगे तो ग्रेफाइट है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? हीरे में। लेकिन हीरे से ग्रेफाइट बनाया नहीं जा सकता। ग्रेफाइट से तो हीरा प्राप्त किया जा सकता है लेकिन वापस हीरे से ग्रेफाइट प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात ये कैसी अभिक्रिया होती है? ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि उसको वापस पलटा नहीं जा सकता। जैसे दूध से क्या बन रहा हो? दूध से अगर दही बन रहा हो तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता, तो ये अभिक्रिया कैसी कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, जिसे वापस पलटा न जा सके। तो ये ग्रेफाइट की कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। छठफलकीय संरचना होती है ग्रेफाइट की, और ये परतदार संरचना है जिसमें ये एक परत है, फिर ये दूसरी है, ये तीसरी है, एक दूसरे के ऊपर परतदार होती है। और इन परतों के मध्य, एक परत और दूसरे परत के मध्य पाया जाता है कमजोर वांडर वाल्स बल, और जिसके कारण ये परतें एक दूसरे के ऊपर खिसक सकती है। और इसी गुण के कारण ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग भारी मशीनों में शुष्क स्नेह के रूप में किया जाता है। स्नेह का मतलब होता है दो वस्तुओं के मध्य घर्षण को कम करने वाला। दो वस्तुएं हैं, उनमें से एक गतिशील है या दोनों आपस में सापेक्षिक गतिशील है, तो उनके मध्य जो घर्षण बल लगता है उस घर्षण बल को कम करने के लिए हम जिनका प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्नेह कहलाते हैं। जैसे बॉल बेरिंग, बेरिंग है वो स्नेहक है, ग्रीस है वो स्नेहक है, ऑयल है वो स्नेहक के रूप में काम करता है। उसी प्रकार शुष्क स्नेह के रूप में भारी मशीनों में किसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट के और उपयोग कहाँ है? तो एक तो पेंसिल बनाने के लिए किए जाते हैं, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किए जाते हैं, कार्बन आर्क बनाने के लिए भी किए जाते हैं। जो सेल लेते हैं, सेल को तोड़ने के बाद उसमें एक काला सा इलेक्ट्रोड निकलता है, वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। इसके अलावा भारी मशीनों में ये ल्यूब्रिकेंट के रूप में, शुष्क स्नेह के रूप में भी काम में लिया जाता है। और लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने और परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में ग्रेफाइट छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ये ग्रेफाइट का क्या हो गया है? उपयोग। कहाँ कहाँ किया जाता है? पहला है पेंसिल बनाने के लिए, पेंसिल तथा इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, और दूसरा हो गया भारी मशीनों में शुष्क स्नेह के रूप में, और तीसरा लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश बनाने तथा परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में ग्रेफाइट छड़ों का प्रयोग किया जाता है। कार्बन का तीसरा अपरूप आ जाता है, वो है फुलरीन। फुलरीन की खोज किसने की थी? वो की थी H.W. क्रोटो और कूर्ट व इस्माइली। इन 3 साइंटिस्टों ने इसकी खोज की थी। और अमेरिका का एक प्रसिद्ध वास्तुकार था जिसका नाम था बंक मिस्टर फुल्लर, और उसी के सम्मान के लिए इसका नाम क्या रख दिया गया? फुलरीन रख दिया गया। फुलरीन के अंदर कार्बन की संख्या ज्यादा होती है। फुलरीन के एक अणु में 60 से लेकर 70 तक या इससे अधिक भी कार्बन परमाणु में पाए जाते हैं। सबसे स्थायी फुलरीन कौन सा होता है? तो वो होता है C60 वाला जो फुलरीन है, वो सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बंक मिस्टर फुलरीन भी कहा जाता है। और इसमें पूछा जाता है कि कार्बन 60 है, इसकी संरचना में कितने फलक पाए जाते हैं? तो टोटल 32 फलक होते हैं, जिसमें 20 फलक तो कैसे होते हैं? षटकोणीय होते हैं, तथा 12 फलक है वो कैसे होते हैं? पंचकोणीय
होते हैं। इसकी संरचना है वो कैसी होती है, फुटबॉल के समान संरचना होती है, इसीलिए फुलरीन को बक्की बॉल भी कहा जाता है। C16 है वो विद्युत का कुचालक होता है और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध लंबाई होती है वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। 1.40 एंगस्ट्रॉम है वो इसके बीच में बंध लंबाई होती है। और ये विद्युत का कैसा होता है, कुचालक होता है। खोज किसने की थी, W क्रोटो, कुर्ट और इस्माइली ने की थी। किसके आधार पर नाम दिया गया था, तो वास्तुकार बंकमिस्टर फुलर था, उनके आधार पर इसको नाम क्या दे दिया गया, फुलरीन नाम दे दिया गया। सर्वाधिक स्थायी फुलरीन कौन सा हो गया, तो कार्बन संख्या 60 वाला फुलरीन है वो सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है। इसमें कितने फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं, 20 फलक षटकोणीय होते हैं और 12 फलक है वो कैसे होते हैं, पंचकोणीय। और संरचना फुटबॉल के समान होने के कारण से क्या कहा जाता है, बक्की बॉल भी कहा जाता है। तो ये संरचना हो गई है फुलरीन की, फुटबॉल जैसी संरचना है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बक्की बॉल भी कहा जाता है। प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आणविक बेरिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जा रहा है और उच्च ताप पर ये अति चालक की तरह व्यवहार करता है, इसलिए तकनीकी रूप से ये कार्बन का क्या होता है, महत्वपूर्ण अपरूप होता है। तो इसका प्रयोग हो गया आणविक बेरिंग में और प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में और तीसरा अति चालक पदार्थ के रूप में। अगला कार्बन का नवीनतम खोजा गया अपरूप है और वो कौन सा है, वो है ग्रेफीन। ग्रेफीन कार्बन का नया खोजा गया अपरूप है और ग्रेफीन भी एक शुद्ध कार्बन का रूप है, जहां कार्बन के जो परमाणु है वो एक परत जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस छत्ते के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इस टाइप में व्यवस्थित होते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते के समान है ये व्यवस्था पाई जाती है। ग्रेफीन शब्द है उसकी खोज किसने की थी, हैंस पीटर बोहम ने। ग्रेफीन शब्द है वो किसने बनाया था, तो वो बनाया था हैंस पीटर बोहम ने। दो शब्दों के मिलान से, एक तो कौन सा था, ग्रेफाइट का ग्रेफा और दूसरा इसके साथ अनुलग्न क्या लगा दिया, इन। तो ग्रेफाइट के ग्रेफा से अनुलग्न इन लगाकर कौन सा शब्द बनाया गया है, ग्रेफीन शब्द बनाया गया है। किसने बनाया था, हैंस पीटर बोहम ने। ग्रेफाइन है वो सिलिकॉन आधारित उपकरणों की तुलना में 10 गुना बेहतर रेडियो संप्रेषण पैदा कर सकता है। इसका मतलब है कि इसका प्रयोग है वो हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए करते हैं। तो ग्रेफीन का उपयोग कहाँ हो गया, टच स्क्रीन, LCD बनाने के लिए, LED बनाने के लिए चालक पदार्थ के रूप में किया जाता है। ग्रेफीन है वो कार्बन का नवीनतम खोजा गया अपरूप है। इसमें कार्बन परमाणु है वो मधुमक्खी छत्ते के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, कुछ इस टाइप व्यवस्थित रहते हैं। और ग्रेफीन शब्द है इसकी निर्माण किसने की थी, तो वो की थी हैंस पीटर बोहम ने। दो शब्दों को मिलाकर ग्रेफाइट के ग्रेफा और अनुलग्न लगा दिया इन।